उदय चौहान का चेहरा एक पल के लिए सिकुड़ गया, लेकिन पलक झपकते ही उसने वापस अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लिया। हाँ, कल्याणी के मामले को लेकर उसे खुद ही जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, फिर कभी। यहाँ आओ, ली, एक जल्दी बैठ जाओ। दूसरे चाचा विशेष रूप से इस साल की सबसे कीमती और प्रसिद्ध चाय लेकर आए हैं। एक छोटे डिब्बे की कीमत 100 चांदी के सिक्के है। आओ और इसे चखो। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह अपने ही घर में किसी महत्वपूर्ण अतिथि की सेवा कर रहा हो। एक अच्छे चाचा का उसका यह नाटक सच में किसी को भी मिचलिला सकता था। लावण्या राठौर उसी जगह खड़ी रही और उसने उपहास किया। दूसरे चाचा, यदि आप यहाँ दूसरी दीदी के मामले को लेकर नहीं आए हैं तो बिना बुलाए आने की क्या वजह है? मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? तस्क तस्क, तुम छोटी बच्ची, उदय चौहान ने बड़ा चढ़ाकर कहा। हम एक परिवार हैं और मैं तुम्हारा अपना चाचा हूँ। क्या मैं बस मिलने नहीं आ सकता? मैं विशेष रूप से तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। तुमने सच में अपने चाचा को गलत समझा है। ओह, लावण्या राठौर के चेहरे पर एक उदासीन भाव था। तारांकन उदय चौहान का डर और राजकुमार यू का खौफ। तारांकन उदय चौहान लगभग इस दिखावे को और अधिक बनाए नहीं रख पा रहा था, लेकिन महल से फैली उन सभी अफवाहों को देखते हुए उसे अभी और कड़ी मेहनत करनी थी। वह कमबख्त लड़की वास्तव में तारांकन छठी श्रेणी की प्रतिभा तारांकन थी और उसे दक्षिण कौशल राज्य की नंबर 1 के रूप में सराहा गया था। ऐसी प्रतिभाओं का आसमान की ऊंचाइयों को छूना केवल समय की बात थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह रोक सकता था। बेशक वह अभी भी छोटी थी, लेकिन अगर केवल उसकी प्रतिभा के आधार पर देखा जाए तो उसकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन उसकी किस्मत सच में बहुत चौंकाने वाली थी। उसकी तो राजकुमार यू से सगाई भी हो चुकी थी। इसके अलावा अभी दरवाजे पर उनके अंतरंग व्यवहार को देखकर ऐसा लगता था कि राजकुमार यू के दिल में इस लड़की की जगह कोई साधारण नहीं है। राजकुमार यू की सटीक प्रतिभा या तारांकन साधना तारांकन के ज्ञान के बिना भी इतनी कम उम्र में वह पहले ही शाही ट्यूटर को हराने में सक्षम था। बहुत बढ़िया। अब जब इस कमबख्त लड़की के पास राजकुमार यू का समर्थन था और वह अब सुर्खियों में थी, उसे सच में पछतावा हुआ कि इन सभी वर्षों में उनके रिश्ते इस हद तक खराब हो गए थे। अगर वह जल्दी से इसे ठीक करने और अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश नहीं करता है तो उसे डर था कि वह बदला लेने के लिए वापस आ जाएगी। ये सोचकर उदय चौहान ने अपना सारा गर्व और अहंकार त्यागने और सीधे आगे बढ़ने का फैसला किया। तारांकन एक अप्रत्याशित भेंट और पुरानी संपत्ति। तारांकन ली, सबसे पहले दूसरे चाचा, तुम्हें तारांकन पीच ब्लॉसम बैंक्वेट तारांकन में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई देने आए हैं। साथ ही राजकुमार यू से तुम्हारी सगाई पर भी बधाई। ये सच में हमारे परिवार के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। दूसरे चाचा, निश्चित रूप से इसका जश्न मनाने के लिए तुम्हारे लिए एक बड़ी दावत का आयोजन करेंगे। लावण्या राठौर ने केवल दिखावटी अंदाज में उत्तर दिया, हाँ। उदय चौहान को इसका बुरा लगता हुआ नहीं दिखा और उसने अपनी बात जारी रखी। एक और मामला है। पिछली बार तुमने बड़े भाई विक्रम चौहान द्वारा छोड़े गए सभी व्यवसायों को अपने अधिकार में लेने के बारे में बात की थी। चूंकि उनके पास बहुत सारे व्यवसाय हैं, इसलिए उनका हिसाब किताब करना भी बहुत परेशानी भरा है। लेकिन दूसरे चाचा ने सभी खातों को व्यवस्थित करने के लिए पूरी रात काम किया है। ये लो, जल्दी आओ और एक नज़र डालो। इसके तुरंत बाद उदय चौहान ने खाता पुस्तिकाओं का एक गट्ठर निकाला और उसे थमा दिया। लावण्या राठौर ने लापरवाही से उनके पन्ने पलटे और महसूस किया कि उदय चौहान बहुत उदार था। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे लगभग वे सभी दुकानें सौंप दी थीं जो परिवार के स्वामित्व में थीं। इससे भी अधिक दुर्लभ बात यह थी कि ये सभी दुकानें अभी भी मुनाफा कमा रही थीं। उसकी समझ के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कुछ दुकानें घाटे में चल रही थीं। एक ही रात में उदय चौहान ने उन सभी को मुनाफे में बदल दिया था। उसने निश्चित रूप से अपनी जेब ढीली की होगी और इन खातों में एक बड़ी रकम डाली होगी। वाह, वह सच में इच्छुक था। तारांकन लावण्या राठौर ने खाता पुस्तिकाएं और विलेख ले लिए। वह आलस से मुस्कुराए और धीरे से बोली, इन दुकानों का प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं है। इन सभी वर्षों में आपके लिए ये कठिन रहा होगा दूसरे चाचा। ये बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हमारा चौहान परिवार आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, क्या वह सब बड़े भाई के योगदान के कारण नहीं है? मैं तो बस अपने भाई की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उनका अच्छे से प्रबंधन कर सकता हूँ। उदय चौहान ने यह सब इतनी स्वाभाविकता से कहा था कि लावण्या राठौर को भी उसकी मोटी चमड़ी की तारीफ करनी पड़ी। ये तो दीवार से भी ज्यादा मोटी थी। उसके बोलने के बाद लावण्या राठौर ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि दूसरे चाचा तर्क के साथ बात करते हैं। चूंकि ऐसी बात है, हमारी तारांकन सूर्यभान हवेली तारांकन मेरे पिता की उपलब्धियों पर बनाई गई थी, इसलिए इसका उनकी अगली पीढ़ी को मिलना स्वाभाविक है। पिछली बार मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था और मैं हमेशा यहीं ठीक हो रही थी,
इसलिए मैंने हवेली को दूसरे चाचा के लिए अस्थायी रूप से रहने के लिए छोड़ दिया था। खैर, मैं अब ठीक हूँ और मैंने मुख्य घर में वापस जाकर रहने के बारे में सोचा है। दूसरे चाचा, कृपया वापस जाएं और अपना सामान पैक करें और वहां से निकलने की तैयारी करें। क्या? उदय चौहान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने पहले ही इतने कदम पीछे खींच लिए थे और फिर भी इस कमबख्त लड़की ने उसे कोई छूट नहीं दी और उन्हें बेदखल करना चाहती थी। उसकी दूसरी चाची इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकीं और चिल्ला उठीं। तारांकन, काव्या चौहान, तारांकन, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। अब जबकि तुम शक्तिशाली हो और राजकुमार यू तुम्हारे समर्थक हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, वह उदय चौहान अभी भी तुम्हारा खून का रिश्तेदार है। वह तुम्हारा चाचा है। इसके अलावा तुम्हारे चाचा की सूर्यभान हवेली के मार्क्विस की उपाधि स्वयं सम्राट द्वारा दी गई थी। हमें बाहर निकालने की तुम्हारी क्या योग्यता है? बस अपने पिता के नाम तारांकन विक्रम चौहान तारांकन पर भरोसा कर रही हूँ। लावण्या राठौर ने उपहास किया। दूसरी चाची, जरा अंदाजा लगाए, अगर मैं सम्राट के पास जाऊं और उनसे चाचा की मार्क्विस स्थिति को हटाने के लिए कहूं, तो क्या आपको लगता है कि वह ऐसा करेंगे? # तारांकन, उदय चौहान का डर और दूसरी चाची का श्राप। तारांकन। उदय चौहान अपनी त्योरियां चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। कल सम्राट द्वारा उसे कड़ी फटकार लगाई गई थी और अपनी भतीजी की अच्छी देखभाल न करने के लिए उसे तिरस्कृत किया गया था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर लावण्या राठौर सच में सम्राट से मिलने गई और उसकी स्थिति को हटाने का अनुरोध किया तो सम्राट उसकी बात सुनेंगे। उदय चौहान ने जल्दी से बीच बचाव किया। मैं हवेली खाली कर दूंगा। मैं चला जाऊंगा। लावण्या राठौर ने अपनी भौं उठाई। उसका ये चाचा काफी समझदार था। अगर ऐसी बात है तो वह उस पर और जुल्म नहीं करेगी। आखिर अगर सामने वाला पलटवार न करे तो ये काफी उबाऊ था। लेकिन हाय, उसकी दूसरी चाची एक बार फिर चीख पड़ी। काव्या चौहान, तुम सच में शातिर और निर्दयी हो। तुम अपने चाचा के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम्हारी दूसरी दीदी को तुम्हारे द्वारा पहले ही इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया जा चुका है। वह अभी भी जेल में है और किसी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं है। तुम्हें पारिवारिक रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। लोग देख रहे हैं, स्वर्ग देख रहा है। तुम इतनी दुष्ट हो, इसका निश्चित रूप से प्रतिशोध मिलेगा। # तारांकन, कर्मों का फल और एक झूठा नाटक। तारांकन। लावण्या राठौर के भाव तुरंत काले पड़ गए। चाची ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। ली एर भी कर्मों के फल में विश्वास करती है। दूसरी दीदी की आज जो हालत है वह सब इसलिए है क्योंकि तारांकन पीच ब्लॉसम बैंक्वेट तारांकन में उसने मुझे एक कप शराब पिलाई थी। मुझे लगता है दूसरी चाची को इतना भुलक्कड़ नहीं होना चाहिए और पता होना चाहिए कि उस शराब में क्या था। उसकी दूसरी चाची काम उठी जब उन्होंने उसे डर और सदमे से देखा। ये कमबख्त लड़की ये सब जानती है। तारांकन। उदय चौहान ने देखा कि काव्या की बातों में पूरे चेहरे पर नाराजगी लिखी हुई थी और वह तुरंत मुड़ा और उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। बस करो, तुम जाहिल मूर्ख। तुमने अपनी बेटी को कैसे सिखाया? अभी भी इसे कहने की हिम्मत है? कल्याणी जिस स्थिति में है वह सब तुम्हारे कारण ही है। तुम्हें केवल खुद को दोष देना चाहिए। ली एर के स्वभाव के साथ वह पारिवारिक रिश्तों को महत्व कैसे नहीं दे सकती? लावण्या राठौर ने एक उपहासपूर्ण मुस्कान दी। हालांकि उदय चौहान ने इसे बहुत अच्छे से कहा था, लेकिन इसके पीछे एक अंतर्निहित अर्थ था कि वह उदार है और वह चाहता था कि वह कल्याणी चौहान की मदद करने के लिए अपना महान हाथ आगे बढ़ाए। दुर्भाग्य से कल्याणी चौहान ने उसे बार बार उकसाया था और उसे क्रोधित किया था। यह मामला इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। लावण्या राठौर उनका यह नाटक देखने के लिए बहुत आलसी थी और उसने अपनी आवाज़ उठाई और चिल्लाए, आओ मास्टर को वापस उनके निवास पर छोड़ाओ। अल्पविराम 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 अल्पविराम। # तारांकन डार्क मून फॉरेस्ट की यात्रा की तैयारी। तारांकन। 3 दिन बाद लावण्या राठौर सुबह जल्दी उठ गई और राजकुमार यू की गाड़ी पहले ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इन 3 दिनों के दौरान वह एकांतवास में थी क्योंकि वह उस कठिन यात्रा की तैयारी कर रही थी जो तारांकन डार्क मून फॉरेस्ट तारांकन में उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि उसे लीमोइन की ताकत पर कोई संदेह नहीं था, फिर भी वे जिस जगह जा रहे थे वह तारांकन डार्क मून फॉरेस्ट तारांकन था, जो एक चिन्हित खतरे का क्षेत्र था। इसके अलावा उसकी अपनी साधना केवल तारांकन ची प्रोफाउंड रेल्म तारांकन में थी। दूसरे शब्दों में वह एक बोझ थी। यदि वह सुरक्षा के लिए पूरी तरह से लीमोइन पर निर्भर रहती तो वह बहुत अवास्तविक होता। इसलिए उसे मिलने वाले हर पल का लाभ उठाना था और आपात स्थिति के लिए बहुत सारे छोटे उपकरण बनाने थे। ली एर, आज तुम रोज से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जब वह गाड़ी में गई तो लीमोइन ने उसे धीरे धीरे और जानबूझकर सिर से पांव तक देखा, फिर उसने अपनी ठुड्डी छुई और मुस्कुराया। हिलने डुलने की सुविधा के लिए लावण्या राठौर ने घुड़सवारी की पोशाक पहनी थी,
जूतों की एक जोड़ी पहनी थी और अपने बालों को बांधा हुआ था, जिससे एक वीर और सीधी आभा निकल रही थी। खासकर जब उसने अवज्ञा में अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई तो उसके दिल की धड़कन लगभग रुक सी गई। लावण्या राठौर ने उसे एक तिरस्कारपूर्ण नज़र दी। तुम्हारा क्या मतलब है? आमतौर पर मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तुम सच में इतनी आत्मविश्वासहीन हो? या फिर मुझे ध्यान से देखने दो कि तुम्हारा कौन सा हिस्सा खूबसूरत नहीं है। तारांकन एक थप्पड़ और खामोश विचार तारांकन। लावण्या राठौर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उन सभी बेतुके शब्दों को साफ कर दिया जो आगे आने वाले थे। तुम्हें मेरे इतने करीब आने की अनुमति नहीं है। मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी, मैं केवल आधी जगी हूँ, मुझे थोड़ा और सोने दो। वह गाड़ी के कोने में गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। लिमोइंग अपना सिर हिलाते हुए हंसा। वे 3 दिनों से नहीं मिले थे और इस तारांकन छोटी लोमड़ी तारांकन ने अपना अहंकार वापस पा लिया था, लेकिन उसे यह प्यारा लगा। वैसे भी आज से छोटी लोमड़ी उसके साथ यात्रा करने वाली थी और वे कुछ दिनों के लिए डार्क मून फॉरेस्ट में रहेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा उन दोनों के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से नई प्रगति करेगा। लावण्या राठौर की आंखें बंद थीं, लेकिन वह अभी भी लिमोइंग की जुनूनी नज़र महसूस कर सकती थी। सच कहा जाए तो कभी कभी उसे सच में नहीं पता होता था कि उसके साथ कैसे निपटा जाए। वह हमेशा महसूस करती थी कि उसके प्रति उसका प्रतिरोध कमज़ोर और कमज़ोर होता जा रहा है, और मू चेंगेंग के प्रति उसका अपराधबोध बढ़ता ही जा रहा था। लिमोइंग ने उसे दोबारा परेशान नहीं किया और पढ़ने के लिए एक किताब निकाल ली। तारांकन डार्क मून फॉरेस्ट का विशाल प्रवेश द्वार तारांकन। 1 घंटे से भी कम समय में गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच गई। दक्षिण कौशल राज्य डार्क मून फॉरेस्ट के किनारे के सबसे करीब था। राजधानी से जंगल की दूरी महज 300 मील थी। हालांकि साधारण साधक के लिए वहां पहुंचने में कई घंटे लगते थे। वे इतनी तेजी से इसलिए पहुंचे क्योंकि गाड़ी को तारांकन 5वें स्तर के जादुई जानवर तारांकन मेघदूत अश्व तारांकन द्वारा खींचा जा रहा था और उसकी गाड़ी में भी वायु तत्व का समावेश किया गया था। गाड़ी पूरी तरह से रुक गई और लिमोइंग पहले बाहर आया और लावण्या राठौर को सहारा देने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसका हाथ खाली ही रहा। लावण्या राठौर ने इंतजार नहीं किया और खुद ही नीचे कूद गई। उसने ऊपर देखा और इस नज़ारे को अपने अंदर समेट लिया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने बादलों को चीरते हुए सूरज को ढक लिया था। यह एक गहरा और रहस्यमयी स्थान था जो खतरों और अनगिनत जादुई जानवरों से भरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि डार्क मून फॉरेस्ट वास्तव में कितना बड़ा था या उसके अंदर कितने जादुई जानवर रहते थे। ये जगह खतरे से भरी थी, लेकिन ये कई अवसरों से भरा एक खजाना भी था। उसकी आंखों में पुरानी यादों की एक झलक कौंध गई। अपने पिछले जीवन में वह कई बार डार्क मून फॉरेस्ट आ चुकी थी, लेकिन ज्यादातर समय वह अकेली ही आती थी। डार्क मून फॉरेस्ट के किनारे पर सैकड़ों प्रवेश द्वार थे और हर एक पर तारांकन दक्षिण आकाश क्षेत्र तारांकन के एक अधिकारी का पहरा था। जिस प्रवेश द्वार के सामने वे खड़े थे वह काफी बड़ा था और वहां गाड़ियों के आने जाने की भारी चहल पहल थी। वह जगह विविध प्रकार के लोगों से खचाखच भरी हुई थी। कुछ लोग वहां व्यापार करने आए थे, कुछ लोग अपनी मदद के लिए लोगों को काम सौंपने आए थे, विभिन्न भाड़े के सैनिकों के समूह और सभी प्रसिद्ध अकादमियों के बहुत सारे छात्र जो अनुभव प्राप्त करने के लिए अभियानों पर वहां आए थे। यह एक बड़े बाजार जैसा लग रहा था। लावण्या राठौर अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी सेवाएं बेचने उसके पास आ गया। छोटी बच्ची, क्या तुम भी यहाँ तारांकन डार्क मून फॉरेस्ट तारांकन को एक्सप्लोर करने आए हो? तुम इतनी छोटी हो और फिर भी इतनी खतरनाक जगह में जाना चाहती हो। तुम वहां अपनी जान भी गंवा सकती हो। क्या तुम्हारी अकादमी ने तुम्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए किसी जादुई जानवर का शिकार करने का काम दिया है? खैर, डरो मत, तुम हमारे तारांकन 4 सीज मर्सिनरी ग्रुप तारांकन को काम पर रख सकती हो। हम उस जादुई जानवर को तब तक पीटने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं जब तक कि वह अधमरा न हो जाए और तुम बस उसे खत्म कर सकती हो। जहां तक कीमत की बात है, ये देखते हुए कि लावण्या राठौर किसी अमीर घराने की कीमती और लाडली बेटी लग रही थी और अपनी कम उम्र के कारण यह उसका पहली बार बाहर आना होगा, उसने अंदाज़ा लगाया कि वह यहाँ कुछ अनुभव प्राप्त करने आई थी और मूर्ख और अमीर होनी चाहिए तो क्यों ना आकर कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश की जाए। लावण्या राठौर को समझ नहीं आया कि ऐसे बेतुके भाषण पर हंसे या रोए, और वह कुछ बोलने ही वाली थी कि लिमोइंग का हाथ उसके कंधों पर टिका और उसने ठंडे स्वर में कहा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी मंगेतर को परेशान करना बंद करो। तारांकन लिमोइंग का खौफ और एक सच्ची सलाह तारांकन। लिमोइंग की आंखों ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और वह आदमी कांप गया। उसके प्रभावशाली रूप पर बस एक नज़र और वह समझ गया कि यह एक असली उस्ताद था। वह तेजी से भीड़ में पीछे हट गया और धुएं के गुबार की तरह गायब हो गया।
ली मोइंग झुका और उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ली एर, मैंने कुछ ही समय के लिए अपनी नज़रें हटाई थीं और तुमसे किसी ने संपर्क भी कर लिया। ये सच में चिंताजनक है। यहाँ बहुत भीड़ है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे करीब ही रहना चाहिए और अकेले इधर उधर नहीं भागना चाहिए। उसने उसे ईमानदारी से सलाह दी और उसके चारों ओर अपनी बाहें कस लीं। लावण्या राठौर इतनी पागल गुस्से में थी कि उसकी जीभ जैसे बंद सी गई थी और वह केवल उसे गुस्से से घूर सकती थी। ली मोइंग दुष्टता से मुस्कुराया, उसकी तारांकन छोटी लोमड़ी तारांकन सच में बहुत प्यारी थी। # तारांकन एक अप्रत्याशित बाधा और जलन की शुरुआत तारांकन। वरिष्ठ भाई, आप आखिरकार यहाँ हैं। पांचवें भाई और मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ये कौन है? अचानक पीछे से एक युवा लड़की की आवाज़ आई। शुरुआत से वह आवाज़ मीठी और मधुर थी, जिसमें अहंकार की झलक थी, लेकिन जिस पल उसने लावण्या राठौर को देखा, उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल गई थी। उन दोनों ने मुड़कर देखा कि उनके पीछे कई लोग खड़े थे। उनमें से उसने 3 आदमियों को पहले भी देखा था। वे ली मोइंग के निजी रक्षक मोई, मोएर और मोसान थे। इन रक्षकों को उनकी ताकत के अनुसार स्थान दिया गया था, इसलिए ये सबसे मजबूत 3 होने चाहिए। इसके अलावा वहाँ एक युवक और एक युवती भी थी। वह आदमी लगभग 17 साल का लग रहा था और वह लंबा और सुंदर था। उसकी मुस्कान धूप जैसी थी और वह एक अच्छे स्वभाव वाले युवा की तरह लग रहा था। उसके बगल की लड़की छोटी लग रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल की। वह एक छोटे और नाजुक सुंदर चेहरे वाली एक दुर्लभ सुंदरी थी। उसने लाल कपड़े पहने हुए थे और बहुत घमंडी लग रही थी। इस समय लड़की लावण्या राठौर को असभ्य तरीके से घूर रही थी और उसने बदतमीजी भरे लहजे में पूछा, वरिष्ठ भाई, ये कौन है? ली मोइंग ने त्योरियां चढ़ाईं और उसकी आवाज़ बर्फीली हो गई। तारांकन छोटी नी तारांकन, बेहतर होगा तुम अधिक विनम्रता से बात करो। ली एर मेरी मंगेतर है, तुम्हारी भविष्य की तारांकन। वरिष्ठ भाभी तारांकन। क्या मंगेतर? लाल कपड़े पहने लड़की ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लावण्या राठौर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पहले तो वह ली मोइंग के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट करना चाहती थी, लेकिन जब उसने उस लड़की का घमंडी और अभिमानी आचरण देखा तो वह चुप रही। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की की नज़रें ली मोइंग पर थीं। तारांकन। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसका दिल अचानक बहुत घुटा हुआ महसूस हुआ और वह बहुत नाखुश महसूस करने लगी। ली मोइंग का हाथ धीरे से आगे बढ़ा और उसने एक पंखुड़ी हटा दी जो हवा से उड़कर लावण्या राठौर के हेयरपिन पर चिपक गई थी। थोड़ा करीब खड़ी हो जाओ, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। उन्हें खुद को धक्का मत देने दो। उसके वाक्य का पहला भाग लाल कपड़े पहने लड़की की ओर निर्देशित था, हालांकि इसके दूसरे भाग तक वह पहले ही लावण्या राठौर की ओर मुड़ चुका था और उसे अपने करीब खींच लिया था। उस धूप जैसी मुस्कान वाले युवक का मुंह आश्चर्य से ओ आकार में खुला का खुला रह गया था। ये व्यक्ति जो अपने बगल की युवती से इतनी कोमलता और स्नेह से बात कर रहा था, क्या ये वास्तव में उसका हमेशा अलग थलग रहने वाला और ठंडा तारांकन वरिष्ठ भाई तारांकन था? लड़कियों की भारी भीड़ थी जो उसके इस वरिष्ठ भाई को पसंद करती थी। बड़े संप्रदायों की अनगिनत बेटियां उस पर फिदा थीं, लेकिन उसने उन पर एक नज़र डालने की भी परवाह नहीं की थी। उन सभी को उसके द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया था और उसने यहाँ तक सोच लिया था कि शायद उसके इस वरिष्ठ भाई को लड़कियां पसंद ही नहीं हैं। लेकिन अब यह क्या हो रहा था? उसके बगल में ये प्यारी सी युवती कहाँ से टपक पड़ी? वह तो ऐसी भी नहीं लगती थी कि वह अभी तक शादी की उम्र तक पहुंची है। उस युवक की हल्की प्रतिक्रिया, जो जिज्ञासा से भरा हुआ था, उसके बगल में लाल कपड़े पहने लड़की से बहुत अलग थी। क्या वरिष्ठ भाई, आप मजाक कर रहे होंगे? वह आपकी मंगेतर कैसे हो सकती है? आपके लिए बाहर तितलियों को आकर्षित करना, लड़कियों से मिलना कैसे संभव हो सकता है? मेरी बहन का क्या? एर का इससे क्या लेना देना है? ली मोइंग के भाव डूब गए। लेकिन ये लड़की आपके योग्य नहीं है। वह अभी भी केवल तारांकन पहले स्तर तारांकन में है। इतनी कमज़ोर। # तारांकन। ली मोइंग का भयंकर क्रोध और मुरोंगनी के आंसू। तारांकन, चुप रहो। तारांकन। इस बार ली मोइंग सच में बहुत गुस्से में था और उसके शब्दों का लहजा बेहद ठंडा था। मुरोंगनी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। ली एर मेरी मंगेतर है, मैं किसी को भी उसे बदनाम नहीं करने दूंगा। तुम आमतौर पर जिद्दी हो और अपनी सनक चलाती हो, लेकिन अपनी भविष्य की भाभी के सामने बेहतर होगा कि तुम कुछ सम्मान दिखाओ, वरना तुम अभी तुरंत संप्रदाय में वापस जा सकती हो। मैं मुरोंगनी की आंखें दयनीय रूप से चौड़ी हो गईं और आंसुओं की बूंदें लुढ़कने लगीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली मोइंग उसके प्रति इतना भयंकर और इतना ठंडा होगा। हालांकि वरिष्ठ भाई आमतौर पर ठंडे स्वभाव का था, लेकिन वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़रअंदाज करता था। वह पहले कभी इतना उग्र नहीं हुआ था।
और जब वह भयंकर होता है तो वह इतना डरावना होता है कि उसके दिल की गहराइयों से एक सिहरन पैदा हो गई। तारांकन लुओ जियुन का बीच बचाव और लावण्या का रुखा जवाब। तारांकन लंबे युवक ने देखा कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसने तुरंत स्थिति को शांत करने की कोशिश की। ओह वरिष्ठ भाई, गुस्सा मत होइए, आप हमारी कनिष्ठ बहन का स्वभाव जानते हैं, उसे आवेग में आकर चीजें कहने की आदत है, उसके कोई बुरे इरादे नहीं हैं। लीमोइंग की नज़रें ठंडी ही रहीं। हालांकि वह कभी भी अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह कभी किसी अज्ञानी लड़की से बहस नहीं करता। लेकिन मुरोंगनी ने उसकी तारांकन छोटी लोमड़ी तारांकन का अपमान किया था, जिसे वह अपने दिल के बहुत करीब रखता था। यह उसके तारांकन इनवर्स स्केल्स तारांकन कमज़ोर नस सबसे संवेदनशील हिस्सा को छूने जैसा था। लंबे युवक ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और मुरोंगनी के सामने आगे बढ़ा। उसने लावण्या राठौर की ओर देखकर एक उज्ज्वल मुस्कान दी और कहा, नमस्ते भाभी, मुझे अपना परिचय देने दीजिए, मैं लुओ जियुन हूँ, हम साथी शिष्यों में मैं 5वां हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वह कनिष्ठ बहन बचपन से ही हमारे गुरु द्वारा बिगाड़ी गई है, वह ठीक से बात करना नहीं जानती, कृपया इस पर ध्यान न दें। लेकिन ये सच में इसलिए है क्योंकि हम सभी बहुत हैरान हैं, वरिष्ठ भाई ने पहले कभी किसी महिला पर ध्यान नहीं दिया है और वह आज अचानक आपको साथ ले आए और यहाँ तक कह दिया कि आप उनकी मंगेतर हैं। लावण्या राठौर ने उदासीनता से उत्तर दिया, मुझे भाभी मत कहो, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। ओह, लुओ जियुन आश्चर्यचकित रह गया और एक बार फिर निशब्द रह गया। लीमोइंग सच में बहुत घातक था, जो भी महिला उसकी नज़र में आ जाती वह कुछ दिनों तक उस पर फिदा रहती, जिससे दूसरों में गहरी जलन पैदा होती। अगर उनमें से किसी को भी उसकी मंगेतर के रूप में स्वीकार किया जाता तो क्या वह खुशी के मारे बेहोश नहीं हो जाती। कौन जानता था कि ऐसा लगता है जैसे उसकी यह मंगेतर इस बात को दिल पर ले ही नहीं रही थी। ये छोटी लड़की थोड़ी मूर्ख लगती है। संप्रदाय में तारांकन वरिष्ठ भाई तारांकन की प्रतिष्ठा और रुतबा बहुत ऊंचा था, आज तक किसी ने उनके प्रति ऐसा अपमानजनक रवैया नहीं दिखाया था। अगर कोई और इसे सुनता तो शायद वह व्यक्ति अब तक भड़क चुका होता। इस छोटी लड़की के लिए उसके वरिष्ठ भाई जैसे दुर्लभ और बड़े तारांकन सुनहरे कछुए तारांकन अमीर और शक्तिशाली कुंवारे का चीनी मुहावरा को फंसाना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी उनके वरिष्ठ भाई का विशेष ध्यान पाने के बाद भी वह इतना घमंडी दिखावा कर रही है। अगर उसे नहीं पता कि इसे कैसे संजोना है तो बस तब तक इंतजार करो जब तक वरिष्ठ भाई अपना धैर्य न खो दें और सच में क्रोधित न हो जाएं, फिर देखते हैं कि वह इससे कैसे निपटती है। हालांकि जिस बात ने उसकी आंखें लगभग बाहर निकाल दीं, वह बाद में हुई। लीमोइंग ने लावण्या राठौर की ठंडी आवाज़ सुनी। वह न केवल क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में उसकी आंखों में हंसी की एक झलक दिखाई दी। मुरोंगनी के उकसावे के बाद उसके सख्त भाव तुरंत एक कोमल भाव में बदल गए थे। तारांकन एक अप्रत्याशित मजाक और लुओ जियुन का भ्रम। तारांकन क्या तुम मुझे इशारा कर रही हो कि हमारी शादी जल्दी हो जानी चाहिए? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अधीर हो। या फिर ऐसा करें, डार्क मून फॉरेस्ट से लौटने के बाद हम तुरंत शादी कर लें। सपने देखते रहो। लावण्या राठौर खुद को रोक नहीं पाए और उसने उसे लात मार दी। लीमोइंग ने न केवल इससे बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उसकी सहानुभूति जीतने की कोशिश करते हुए बड़ा चढ़ाकर आउच भी चिल्लाया। लुओ जियुन ये सब अपने सामने होते हुए देखकर दंग रह गया। उसे यहाँ तक शक होने लगा कि शायद कल रात वह ठीक से नहीं सोया था, इसीलिए उसे अभी मतिभ्रम हो रहा था। उसके इतने शानदार वरिष्ठ भाई वह किसी औरत को अपने सिर पर कैसे चढ़ने दे सकते हैं? ये सच में नहीं हो रहा है। तारांकन जब मुरोंगनी ने यह दृश्य देखा तो उसे लगा जैसे उसके दिल में आग जल रही हो। गुस्से ने उसे लगभग खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। क्यों चीजें इस तरह कैसे बदल गईं? वरिष्ठ भाई इतनी कमजोर औरत को कैसे पसंद कर सकते हैं? हालांकि वह जानती थी कि लीमोइंग क्रोधित हो चुका था और अगर वह अभी भी उसे चुनौती देना जारी रखती है तो वह निश्चित रूप से उनके साथी शिष्य के रिश्ते को नज़रअंदाज कर देगा, उसे तुरंत बांध देगा और वापस भेज देगा। नहीं, वह नहीं जा सकती। उसे अभी भी इस तारांकन छोटी लोमड़ी राक्षसी तारांकन पर नज़र रखने और ये देखने के लिए अपनी बहन की मदद करनी थी कि उसने उसके वरिष्ठ भाई को कैसे बहकाया था। इसी औचित्य को पकड़े हुए मुरोंगनी ने अपने होंठ सिकुड़े और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। लुओ जियुन के दिमाग में स्पष्ट रूप से इतने सारे विचार और साजिशें नहीं थीं। वह हमेशा से जानता था कि उसका वरिष्ठ भाई शक्तिशाली और हावी होने वाला था। उसने जो भी फैसला किया था, किसी और के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि लीमोइंग पहले ही तय कर चुका था कि यह युवती उसकी मंगेतर है, इसलिए लुओ जियुन निश्चित रूप से उसे और अधिक उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। तारांकन एक छिपा हुआ रहस्य। लावण्या का नया उपनाम तारांकन। भाभी, मुझे भाभी मत कहो,
फिर लुओ जियुन क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। तारानकन, मेरा नाम यूली है। तारानकन, लावण्या राठौर ने उत्तर दिया। उसने अपने परिवार का नाम नहीं बताया क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि एक बार डार्क मून फॉरेस्ट में उनका काम खत्म हो जाने के बाद वह दक्षिण कौशल राज्य छोड़ देगी। तब तक वह चौहान परिवार की बेटी नहीं रहेगी। हालांकि वह अपना असली पूरा नाम लावण्या राठौर भी उजागर नहीं कर सकती थी। जब वह तारानकन उत्तरी बर्फीले क्षेत्र तारानकन में मारी गई थी, तब से लेकर अब तक केवल 14 वर्ष ही बीते थे। उन साधकों के लंबे जीवन की तुलना में जो सैकड़ों से हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे, ये केवल समुद्र में एक बूंद के समान था। उसके दुश्मन निश्चित रूप से अभी भी जीवित थे। अगर कोई पूरा नाम सुनता तो संदेह पैदा होना आसान था। इसलिए उसने एक कदम पीछे हटकर केवल ये नाम कहा, यूली। यू तो बहुत ही दुर्लभ उपनाम है, लुओ जियुन ने कहा। लावण्या राठौर ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और ली मोइंग ने भी कुछ नहीं कहा। उसकी छोटी लोमड़ी ने हमेशा बहुत सारे रहस्य छिपाए थे और उसे इसकी आदत हो चुकी थी। लुओ जियुन केवल एक पल के लिए झिझका और हंसा। मिस यू एक उत्कृष्ट स्वभाव वाली एक खूबसूरत महिला हैं। मेरे वरिष्ठ भाई के साथ खड़ी होकर आप सच में एक अच्छी जोड़ी लगती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दक्षिण कौशल राज्य की इस यात्रा पर वरिष्ठ भाई को वास्तव में एक मंगेतर मिल जाएगी। मुझे वरिष्ठ भाई को बधाई देनी चाहिए। हर किसी को अच्छी बातें सुनना पसंद होता है। लावण्या राठौर भी इसका अपवाद नहीं थी। एक कहावत है कि मुस्कुराते हुए चेहरे पर कभी हाथ नहीं उठाया जाता। मूल रूप से मुरोंगनी इतनी घमंडी थी, वह अभी भी इस छोटी लड़की को सबक सिखाना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि वह ऐसी वैसी नहीं है जिससे पंगा लिया जा सके। हालांकि लुओ जियुन ने इतनी अच्छी तरह से बात की थी और यहाँ तक कि खुद अपना परिचय देने की पहल भी की थी। ऐसे में अब भड़कना बहुत उचित नहीं था। इस समय मुई पास आया और उसने फुसफुसाते हुए याद दिलाया, मालिक, समय अब जल्दी का नहीं रहा। बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द तारानकन डार्क मून फॉरेस्ट तारानकन में प्रवेश करें क्योंकि हमें आज शाम तक पहले पड़ाव पर पहुंचना है। ली मोइंग ने केवल हम में उत्तर दिया और मुड़ गया। उसने लावण्या राठौर को दूर ले जाते समय अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेटे रखना नहीं भूला। अगर यह आम बात होती तो लावण्या राठौर ने निश्चित रूप से उसके हाथों को झटक दिया होता, लेकिन मुरोंगनी के क्रोधित और घुटे हुए भाव को देखकर वह बहुत सहयोगी बन गई और एक अच्छी लड़की की तरह उसके पीछे पीछे चली। तारानकन जंगल में प्रवेश और शिरा की खोज। तारानकन डार्क मून फॉरेस्ट में प्रवेश करने के लिए किसी को भी घुमावदार कतार में शामिल होना पड़ता था। हालांकि ली मोइंग ने बस एक टोकन निकाला और उसे रक्षक को दिखाया और उन्हें तुरंत कतार में लगे बिना ही प्रवेश मिल गया। तारानकन स्पिरिट ज़ैड शिरा तारानकन का स्थान पहले से ही खोज लिया गया था। डार्क मून फॉरेस्ट में मानव बस्तियों के अपेक्षाकृत करीब वाली शिराओं को सभी प्रमुख परिवारों द्वारा बहुत पहले ही खोजा जा चुका था। इसलिए नई खोजी गई स्पिरिट ज़ैड शिरा उस जगह से बहुत दूर थी जहां वे थे। इसके अलावा ये स्थान बहुत सुरक्षित नहीं था। ये ठीक तारानकन 5वें स्तर के जादुई जानवरों तारानकन की बस्ती के बीच में स्थित था। तारानकन खतरों के स्तर और जंगल का विभाजन। तारानकन उनमें से तारानकन बाहरी क्षेत्र तारानकन वह जगह थी जहां निचले स्तर के जादुई जानवर रहते थे। इस क्षेत्र में शायद ही कभी दूसरे स्तर या उससे ऊंचे स्तर के जादुई जानवर दिखाई देते थे। इस क्षेत्र में आने वाले अधिकांश लोग भाड़े के सैनिकों के समूह या छात्र थे जो अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। तारानकन मध्य क्षेत्र तारानकन में मुख्य रूप से तीसरे और चौथे स्तर के जादुई जानवर शामिल थे। ये जगह मजबूत भाड़े के सैन्य समूहों द्वारा अक्सर देखी जाती थी। तारानकन आंतरिक क्षेत्र तारानकन वह जगह थी जहां 5वें और 6ठे स्तर के जादुई जानवर निवास करते थे। केवल प्रसिद्ध और उच्च रैंक वाले भाड़े के सैन्य समूहों ने ही अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भारी शुल्क प्राप्त करने की शर्त पर इसमें प्रवेश करने का साहस किया था। तारानकन सबसे भीतरी क्षेत्र तारानकन एक प्रतिबंधित क्षेत्र भी था जहां 7वें स्तर के जादुई जानवर पाए जा सकते थे। यदि कोई एक अद्वितीय विशेषज्ञ नहीं था जिसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा हो, तो वह अपनी जान गंवाने के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। तारानकन साधकों बनाम जादुई जानवरों की शक्ति। तारानकन आमतौर पर कोई भी ऐसे जादुई जानवरों के साथ युद्ध में केवल तभी उलझता था जब वह विशेषज्ञ उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली हो। चूंकि जादुई जानवरों की शारीरिक संरचना इंसानों से अलग होती थी, इसलिए उनके शरीर पागलों की तरह मजबूत होते थे और उनकी रक्षा लगभग अभेद्य होती थी। उनकी ताकत एक साधक से कई गुना ज्यादा होती थी। सामान्य तौर पर एक जादुई जानवर की लड़ने की शक्ति समान रैंक के साधक की तुलना में बहुत अधिक होती थी। जादुई जानवर के खिलाफ अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक साधक को एक दायरा ऊंचा होना पड़ता था। ये स्पिरिट ज़ैड शिरा जिस पर ली मोइंग की नज़र थी, वह उन सीमाओं के भीतर स्थित थी जहां
5वें स्तर के जादुई जानवर रहते थे, जिसका अर्थ था कि यह डार्क मून फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र में स्थित थी। तारांकन गहराई की ओर बढ़ते कदम और जलती आंखें। तारांकन इतने कम लोगों के साथ इस खतरनाक क्षेत्र में जाना, यदि यह कोई सामान्य समूह होता तो ये बेहद खतरनाक होता। हालांकि लीमोइन के चेहरे पर घबराहट या डर का कोई नामोनिशान नहीं था और उसके भाव उदासीन ही रहे। यहाँ तक कि लुओ जियुन और मुरोंगनी भी बेपरवाह अंदाज में टहल रहे थे। बेशक लावण्या राठौर को भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि लीमोइंग ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसमें उसे विश्वास न हो। 7 लोगों के इस समूह में एक साथ आगे बढ़ते हुए वे नक्शे पर चिन्हित दिशा के अनुसार चले और जंगल में और गहरे चलते गए। अपनी इस यात्रा के दौरान मुरोंगनी ने पूरे समय एक चिड़चिड़ा चेहरा बनाए रखा और लावण्या राठौर को खंजर जैसी नजरें भेजती रही। और जब से लीमोइंग उस पर अपना स्नेह बरसा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें आग उगल रही हों। समय समय पर लुओ जियुन को भी लावण्या राठौर से बातचीत करने का अवसर मिल जाता था। वह अपने वरिष्ठ भाई की इस मंगेतर के बारे में भी बहुत उत्सुक था, जो ऐसा लगता था जैसे आसमान से टपकी हो। लुओ जियुन एक बहुत ही मिलनसार और सौहार्दपूर्ण व्यक्ति था, जिससे उसके साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगता था। उनकी बातचीत से लावण्या राठौर को लीमोइंग के बारे में बहुत कुछ पता चला। इस समूह में लुओ जियुन और मुरोंगनी उसके साथी शिष्य थे। वे तीनों एक बड़े संप्रदाय से थे, हालांकि लुओ जियुन द्वारा जानबूझकर संप्रदाय के नाम को टाल दिया गया था। लावण्या राठौर को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। अपने जीनियस को बाहर यात्रा पर भेजना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर वे पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले अपने दुश्मनों द्वारा खोज लिए जाते तो दुश्मन उन्हें खत्म करने के लिए कुछ विशेषज्ञों को भेज सकते थे। यही कारण था कि ऐसे संवेदनशील विषयों के लिए विवेक का अभ्यास किया जाता था और इतना गुप्त होना सामान्य था। लुओ जियुन इस साल 18 वर्ष का हो गया था और उसने अभी अभी तारांकन 5वें दर्जे के दायरे तारांकन में प्रवेश किया था। मुरोंगनी केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन उसकी साधना तारांकन 4थे दर्जे के दायरे तारांकन में थी। 16 साल की उम्र में 4थे दर्जे का दायरा, इसके बारे में सोचना ही चौंकाने वाला था। हालांकि मुरोंगनी एक बड़े संप्रदाय से थी और इन बड़े संप्रदायों के पास अपने जीनियस को प्रशिक्षित करने के अपने साधन और तरीके होते थे। तारांकन बड़े संप्रदायों के प्रशिक्षण के तरीके। तारांकन सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति 10 साल की उम्र में साधना शुरू करता है, हालांकि ये बड़े संप्रदाय 5 या 6 साल की कोमल उम्र में ही सभी प्रतिभाओं को चुनना शुरू कर देते हैं और उन्हें साधना करवाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब कोई सफलतापूर्वक QE को शरीर में ले जाने में सफल हो जाता है, तो अगला कदम जड़ी बूटियों और दवाओं की बड़ी खुराक पर पैसे लुटाने का एक शानदार तरीका होता है, मानो पैसे की बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं थी। इसके अलावा व्यू जैसे अन्य तरीके भी हैं और संसाधनों वाले इन बड़े संप्रदायों के ये असाधारण तरीके साधना की गति को बढ़ाने में सक्षम हैं और यह एक सामान्य साधक की तुलना में कम से कम 3 से 5 गुना तेज थी। इन धारणाओं का पालन करते हुए मुरोंगनी के अधिकतम तारांकन 6ठी श्रेणी की प्रतिभा तारांकन या शायद बस 5वीं श्रेणी की एक उच्च प्रतिभा होने का अनुमान लगाया जा सकता था। मोई, मोएर और मोसान सभी 5वें दर्जे के दायरे के विशेषज्ञ थे। हालांकि वे उम्र में अपेक्षाकृत बड़े थे, इसलिए उन्हें प्रतिभाशाली जीनियस नहीं माना जा सकता था। जहां तक लीमोइंग की साधना की बात है, वह वास्तव में तारांकन अर्थ प्रोफाउंड दायरे तारांकन के 6ठे दर्जे तक पहुंच गया था और वह 9वें स्तर पर था। इसका मतलब था कि वह 7वें दर्जे के दायरे से सिर्फ एक कदम दूर था। तारांकन लीमोइंग की स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति। तारांकन यह अब तक की सबसे चौंकाने वाली खबर थी जो लावण्या राठौर ने सुनी थी। इस तथ्य के कारण कि लीमोइंग केवल 20 वर्ष का था। 9वें स्तर का 20 वर्षीय 6ठे दर्जे का दायरा बस अथाह था, यहाँ तक कि उस वर्ष का मू चेंगेंग भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका था। उसके पास किस तरह की प्रतिभा थी? 9वीं श्रेणी की प्रतिभा। यहाँ तक कि लावण्या राठौर का पिछला जीवन भी स्वर्ग को चुनौती देने वाला नहीं था जितना कि यह। इस पल से लीमोइंग की ओर लावण्या राठौर की नज़र थोड़ी बदल गई थी। एक ऐसे जीनियस के लिए जो लाखों में एक पाया जा सकता था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसका व्यक्तित्व मजबूत और हावी होने वाला था, क्योंकि असलियत में वास्तविक ताकत वालों को इसका अधिकार था। लीमोइंग ने उसकी चौड़ी आंखें देखीं और हंसा। कैसा लगा? क्या तुमने आखिरकार महसूस कर लिया है कि तुम्हें ऐसा शानदार साथी पाने का यह अवसर नहीं चूकना चाहिए? जल्दी से इस स्वामी की बाहों में आ जाओ और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें ठीक से संजोकर रखूंगा। तस्क, ये भी कोई असाधारण रूप से आश्चर्यजनक बात नहीं है। लावण्या राठौर ने उपहास किया और घमंड से अपना सिर घुमाते हुए उसे नज़रअंदाज कर दिया। लीमोइंग के होंठ मुस्कान में उठे, उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। वह जानता था कि यह तारांकन छोटी लोमड़ी तारांकन डींगे नहीं मार रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा था, बिना किसी साधना वाला व्यक्ति
अचानक तारांकन ची प्रोफाउंड रेल्म तारांकन में बदल गया, और वह भी 9वें चरण के। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसने ऐसा कारनामा कैसे हासिल किया, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली जीनियस थी। तारांकन मुरोंगनी का ताना और लावण्या का पलटवार तारांकन। हालांकि दूसरों के लिए जिन्होंने इसे सुना, इसका एक अलग अर्थ था। थोड़े समय बाद समूह का नेतृत्व कर रहे मोही को कुछ परेशानी हुई और उसने ली मोइंग को बुला लिया। मुरोंगनी ने इस अवसर का लाभ उठाया और पास आकर ताना मारा, यूली, क्या तुम्हारी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी नहीं है? या ऐसा है कि तुमने दुनिया नहीं देखी है? क्या तुम जानती हो कि 9वें स्तर का 20 वर्षीय छठे दर्जे का दायरा क्या दर्शाता है? तुम वास्तव में तिरस्कार दिखा रही हो, लेकिन फिर से तुम ग्रामीण इलाके का बस एक कचरा हो, नहीं जानना सामान्य है। लावण्या राठौर अपने रास्ते में रुक गई और उसके चेहरे पर उपहास से भरी मुस्कान उभर आई। मैं एक कचरा हूँ, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी साधना बहुत उच्च है। मुरोंगनी ने उसे तिरस्कारपूर्ण नज़र से देखा और कहा, लेकिन बेशक ये बिल्कुल सही है। हालांकि मेरी साधना की तुलना वरिष्ठ भाई से नहीं की जा सकती है, फिर भी मैंने पहले ही तारांकन चौथे दर्जे के दायरे तारांकन में प्रवेश कर लिया है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं पहले से ही तारांकन स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म तारांकन के तीसरे दर्जे में थी। तुम्हारी तरह नहीं, जो अब तक ऐसा लगता है कि तुमने तारांकन डिफेंस ऑफ प्रोफाउंड रेल्म तारांकन को पार भी नहीं किया है। लावण्या राठौर ने किसी भी बात से इनकार नहीं किया और बस मुस्कुराए। हाँ, मैं वर्तमान में अभी भी तारांकन ची प्रोफाउंड रेल्म तारांकन में हूँ। तुम्हारी दृष्टि काफी सटीक है। मुरोंगनी ने कहा था कि उसने दुनिया नहीं देखी है, हालांकि वास्तव में उसे लगा कि यह स्वयं मुरोंगनी थी जिसने दुनिया नहीं देखी थी। सबसे अधिक संभावना यही थी कि वह बचपन से ही संप्रदाय में सुरक्षित रूप से बढ़ी हुई थी और वास्तव में अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं गई थी, इसलिए वह आम लोगों की कठिनाइयों को नहीं समझ सकती थी। अगर यह अधिक अनुभव वाला कोई अन्य साधक होता और यदि वह लावण्या राठौर को देखता, जो एक छोटे से राज्य की 9वें स्तर के ची प्रोफाउंड रेल्म वाली 14 वर्षीय लड़की थी, तो उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया होता कि यह एक बहुत ही दुर्लभ जीनियस थी। मुरोंगनी उसका व्यंग्य नहीं समझ पाए और उसने सोचा कि लावण्या राठौर हीन महसूस कर रही है और वह डींगे हाँकने लगी, खुद पर और भी अधिक गर्व महसूस कर रही थी। हाँ, बेशक मेरी दृष्टि सटीक है। तुम्हारी तुलना में मेरी साधना कई स्तरों से बहुत अधिक है। तुम्हारी साधना के आर पार देखना एक आसान काम है। तारांकन स्वर्ग की एक सच्ची बेटी। तारांकन। लावण्या राठौर एक पल के लिए चुप रही। यह मुरोंगनी न केवल अज्ञानी थी, बल्कि वह बहुत बेवकूफ़ भी थी। वह ये भी नहीं समझ पा रही थी जब दूसरे उसे ताना मार रहे थे। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी साधना और प्रतिभा के साथ वरिष्ठ भाई के साथ रहना असंभव है। वह ड्रैगन के बीच एक असाधारण इंसान है और वह निश्चित रूप से मार्शल मार्ग पर चलेंगे और इसके शीर्ष पर खड़े होंगे। यहाँ तक कि अगर तुम बलपूर्वक उनके साथ रहने की जिद भी करती हो, तो देर सबेर तुम उनके द्वारा दूर फेंक दी जाओगी। केवल स्वर्ग की एक सच्ची बेटी ही वरिष्ठ भाई के योग्य साथी है। स्वर्ग की एक सच्ची बेटी। लावण्या राठौर ने उपहास किया, मिस मुरोंग, क्या आप खुद की बात कर रही हैं? मुरोंगनी शर्मा गई लेकिन जल्दी से इससे इनकार कर दिया। बेशक यह मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरी बहन तारांकन मुरोंगफी तारांकन है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन एक तारांकन 8वीं श्रेणी की प्रतिभा तारांकन है और 17 साल की कम उम्र में वह पहले से ही तारांकन 5वें दर्जे के दायरे के तीसरे स्तर तारांकन की विशेषज्ञ है। इसके अलावा वह एक कुलीन परिवार में पैदा हुई है। वह संप्रदाय के कुलपति की बेटी है। वह खूबसूरत भी है, तुम्हारी तरह नहीं जो एक पीली बीन स्प्राउट की तरह हो। तुम तो उसकी एक उंगली की भी बराबरी नहीं कर सकती। तारांकन मुफ्तखोर होने का ताना। तारांकन अपनी बात कहने के बाद उसने जल्दी से एक तरफ देखा और लावण्या राठौर की प्रतिक्रिया देखने की कोशिश की। पहले तो उसने सोचा था कि 8वीं श्रेणी की प्रतिभा उस कमबख्त लड़की को डराने में सक्षम होगी जिसने दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन उसने केवल एक हल्की प्रतिक्रिया देखी। लावण्या राठौर ने केवल एक ओह कहा। एक 8वीं श्रेणी की प्रतिभा को बहुत बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसी प्रतिभा के साथ और एक बड़े संप्रदाय में पैदा होने के बावजूद फिर भी वह 17 साल की उम्र में केवल 5वें दर्जे के दायरे के तीसरे स्तर पर ही है। वह सच में बहुत मेहनती नहीं है। तुम्हारी मेरी बहन को फटकारने की हिम्मत कैसे हुई? जब मुरोंगनी ने उसकी टिप्पणियां सुनी तो वह चाहती थी कि वह उसे वहीं मार डाले। तुम किस तरह का दिखावा करने का नाटक कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि 5th डिग्री रेल्म 3rd लेवल पर होना इतना आसान है? खैर, तुम्हारी साधना को देखते हुए तुम इस जीवन में इसका अनुभव कभी नहीं कर सकती। सच कहूं तो मैं तुम्हारी मोटी चमड़ी की काफ़ी प्रशंसा करती हूँ।
एक बार अच्छे से देख लो कि हमारी साधना किस स्तर की है और फिर अपने खुद के साधना स्तर पर विचार करो। हमारे पीछे पीछे यहाँ आना केवल हमारी पिछली टांगें खींचने जैसा है। हमें अभी भी तुम्हारी रक्षा करनी होगी और तुम पर अतिरिक्त नज़र रखनी होगी। तुम बस एक मुफ्तखोर हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो दूसरों के लिए और अधिक परेशानी खड़ी करने के बजाय मैं बहुत पहले अपने पिछड़े हुए राज्य में वापस चली गई होती। ये देखने के बाद कि लावण्या राठौर बार बार मूर्ख बनने का नाटक कर रही थी, मुरोंगनी आखिरकार शांत नहीं रह सकी। वह अपना आपा खोने के कगार पर थी और उस कमबख्त लड़की को वापस जाने के लिए मजबूर करना चाहती थी। हालांकि लावण्या राठौर शांत रही और मुस्कुराए। खैर, मैं तुम नहीं हूं, इसीलिए मेरे वापस जाने का कोई कारण नहीं है। तुम, मुरोंगनी गुस्से से फूट पड़ी। लावण्या राठौर हंसी और बोली, तुम मुझे भगाने के लिए इतनी उतावली हो क्या? इसलिए क्योंकि तुम भी ली मोइंग को पसंद करती हो? ये सुनते ही मुरोंगनी कठोर हो गई और उसके भाव थोड़े अस्वाभाविक हो गए जब उसने इनकार किया। तुम क्या कह रही हो? वरिष्ठ भाई, मेरे होने वाले जीजा हैं। बकवास मत करो। ओह, क्या ये सच में बकवास है? लावण्या राठौर ने उसे एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। इस घमंडी छोटी लड़की ने यह ध्यान भी नहीं दिया था कि उसके दिल की इच्छा स्पष्ट रूप से झलक रही थी, लेकिन उसे लगा था कि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया है। असल में तुम्हारी बहन केवल प्रतिभा के मामले में तुमसे अधिक मजबूत है। क्या सिर्फ इसी वजह से तुम्हारी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है? वास्तव में अपने दिल में तुम लंबे समय से गुप्त रूप से ली मोइंग से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम्हारी बहन गुस्सा हो जाएगी, इसलिए तुम्हारी इसे कहने की हिम्मत नहीं है। तुम ये कैसी बेतुकी बकवास कर रही हो? मुझे बदनाम करना बंद करो। ओह, बदनाम? तो कृपया मुझे समझाओ कि जब ली मोइंग की कोई मंगेतर है तो तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? उसने तो अभी तक तुम्हारी बहन से शादी भी नहीं की है। ऐसा क्यों है कि जब भी तुम उसे देखती हो तो वह एक स्नेहपूर्ण नज़र से देखती हो, लेकिन तुम मुझे इतनी भयंकरता से देखती हो? ये स्पष्ट ईर्ष्या है। तारांकन आग में घी और मुरोंगनी का बेनकाब होना। तारांकन। जब लावण्या राठौर ने उसकी भावनाओं पर सटीक वार किया तो मुरोंगनी चीख उठी और उसने जोरदार तरीके से इनकार कर दिया। चुप रहो, तुम बस बकवास कर रही कामा हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर तुम कहती हो कि नहीं है तो नहीं है। लावण्या राठौर मुस्कुराए और उसने आग में घी डालने का काम किया। तुम इतनी नादान तो नहीं हो कि तुम्हें लगे कि तुम्हारी बहन नहीं जानती कि तुम्हें उसके प्रेमी पर क्रश है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत स्पष्ट हो। ये तुम्हारे पूरे चेहरे पर लिखा है और आंखों वाला कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। ऐसा लगता है कि तुम अपनी बहन के लिए एक तुच्छ अस्तित्व हो। वह तुम्हें प्रतिस्पर्धा के रूप में अपनी नज़र में रखती भी नहीं है, इसीलिए वह बस एक आंख मूंद लेती है। लेकिन ली मोइंग का तुम्हारे प्रति रवैया देखकर तो यही लगता है कि वह तुम्हें बस एक मक्खी समझता है। नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी। और तुम मक्खी किसे कह रही हो? तुम मक्खी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तारांकन मुरोंगनी की असली साजिश। तारांकन। जब मुरोंगनी ने उसके शब्द सुने तो उसके दिल में एक सिहरन पैदा हो गई। इन कुछ वर्षों में अपनी बहन के नाम की आड़ में उसने उन सभी महिलाओं को भगा दिया था जो ली मोइंग के आसपास मंडरा रही थीं। लेकिन इन सब के पीछे मुख्य विचार ये था कि वह ईर्ष्यालु थी। वास्तव में जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा ईर्ष्या करती थी वह उसकी बहन ही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली थी। इसलिए अपनी बहन के नाम का उपयोग करके वह इधर उधर घूम रही थी और अपनी बहन की मदद कर रही थी। अपनी बहन के नाम का उपयोग करके कहर बरपा रही थी और इस प्रकार वह सारा दोष अपनी बहन पर मर सकती थी। एक बार जब मुरोंगफी की अत्यधिक ईर्ष्यालु होने की प्रतिष्ठा के बारे में बातें फैल जाएंगी तो वरिष्ठ भाई बदले में उससे नफरत करने लगेंगे और फिर वह इस मौके का इस्तेमाल उनका पक्ष हासिल करने के लिए कर सकती थी। कौन जानता था कि बस कुछ ही शब्दों के साथ वह अपने सामने मौजूद इस कमबख्त लड़की द्वारा पूरी तरह से बेनकाब हो गई थी। तारांकन एक जानलेवा हमला और खंजरों का व्यूह। तारांकन। मुरोंगनी गुस्से से पागल हो गई और अपनी उंगली के एक झटके के साथ उसने तारांकन 9 हिस्सों वाला कोड़ा तारांकन बाहर निकाला और उसे लावण्या राठौर की दिशा में दे मारा। लावण्या राठौर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसकी नज़र ठंडी हो गई थी। उसने अपनी आस्तीन में छिपे हुए हथियार को सक्रिय करने के लिए एक बटन दबाया और पलक झपकते ही 18 उड़ते हुए खंजरों ने तेजी से एक खंजर व्यूह बना लिया और प्रकाश की गति से मुरोंगनी की ओर उड़ चले। उसी समय उसने फुर्ती से अपने शरीर को घुमाया और एक तरफ हटकर बचाव किया। हालांकि चाहे कुछ भी हो, मुरोंगनी एक तारांकन चौथे दर्जे के दायरे तारांकन की साधक थी और गति के मामले में वह स्वाभाविक रूप से उससे बहुत तेज थी। वह बस अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचाने में ही सफल हो पाई थी, लेकिन वह कोड़े से पूरी तरह बचने में असमर्थ थी और वह उसकी बांह की ओर लपका। ठीक इसी पल एक झटके में तारांकन मुरोंगनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? तारांकन
लीमोइन की जल्दबाजी और गुस्से से भरी आवाज़ उसके पीछे से गूंजी। अगले ही पल लावण्या राठौर की कमर को हल्के से खींचा गया और उसे तुरंत एक तरफ कर दिया गया और वह बाल बाल कोड़े से बच गई। मुरोंगनी का कोड़ा हवा में ही लहरा कर रह गया। हालांकि खंजर व्यूह उसके सामने पहुंच चुका था। 18 उड़ते हुए खंजर अविश्वसनीय रूप से तेज थे और सभी दिशाओं से उसकी ओर आ रहे थे, जिससे उसके भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। मुरोंगनी ने केवल चांदी की चमक देखी और उसे बचने का कोई समय नहीं मिला। आह, बचाओ! जब तक वह चीखती, वह पहले ही हवा में पीछे की ओर उड़ चुकी थी। # तारांकन तने से चिपकी मुरोंगनी तारांकन। थड 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 थड। एक के बाद एक लगातार थपथपाहट की आवाज़ें गूंज उठीं और मुरोंगनी पीछे 1000 साल पुराने पेड़ के तने से जा टकराए। सभी 18 उड़ते हुए खंजर बिना किसी अपवाद के उसके कपड़ों को चीरते हुए निकल गए और उसे तने से कील की तरह गाड़ दिया। यह उस शक्तिशाली व्यूह की भारी गति और प्रेरक शक्ति थी जिसने उसे हवा में पीछे की ओर धकेल दिया था। मुरोंगनी की किस्मत अच्छी थी कि उसके ठीक पीछे एक बड़ा पेड़ था और एक बार जब खंजर तने में घुस गए तो पूरा व्यूह रुक गया। हालांकि इस समय उसकी हालत बहुत दयनीय लग रही थी, क्योंकि उसके हाथ और पैर दोनों तरफ फैले हुए थे और वह एक मरे हुए सुअर की तरह तने पर लटकी हुई थी। जब वह समय पर हमले से नहीं बच सकी थी तो उसे उम्मीद थी कि उसके शरीर में कुछ खंजर चुभेंगे। बिना खरोंच के बच निकलना आसान नहीं था, लेकिन जब उसने खुद को ऐसी अपमानजनक स्थिति में पाया तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वह तुरंत भड़क उठी। यूली, तुम्हारी हिम्मत! तुमने वास्तव में मुझ पर छुपकर हमला करने की हिम्मत की। इतनी शातिर चाल! वरिष्ठ भाई, देखिए, आखिरकार आपने उसका असली चेहरा देख ही लिया। अब आप इस शातिर औरत से और धोखा नहीं खा सकते। लावण्या राठौर ने उपहास के साथ उसे देखा और हंसी। मैंने आखिरकार इसे अपनी आंखों से देख लिया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का क्या मतलब होता है। ये स्पष्ट रूप से तुम थी जिसने पहले हमला किया था और अब तुम ऐसी बातें कह रही हो। अगर यह कोई छुपा हुआ हमला नहीं था तो तुम मुझे कैसे पकड़ सकती थी? ये स्पष्ट रूप से तुम हो जो मुझसे जलती थी और छुप कर आए। # तारांकन लीमोइन का फैसला और एक कोमल नज़ारा तारांकन। बस करो, मुरोंगनी, मैंने तुम्हें आज सुबह क्या चेतावनी दी थी? चूंकि तुमने मेरी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है तो सीधे संप्रदाय वापस जाओ। जियोन, इसे मेरे लिए वापस ले जाओ। ये सुनते ही मुरोंगनी घबरा गई और रो पड़ी। वरिष्ठ भाई, आप उसकी तरफ कैसे हो सकते हैं? लीमोइन के होंठ मुड़ गए, उसकी आंखें ठंडी थीं। लेकिन जब वह लावण्या राठौर की ओर मुड़ा तो उसकी नज़र बेहद कोमल हो गई, मानो 1000 साल पुराना ग्लेशियर पिघल गया हो। ली एयर मेरी मंगेतर है, अगर मैं उसकी तरफ नहीं हूं तो मुझे किसका पक्ष लेना चाहिए? लावण्या राठौर ने अपने दिल में गर्माहट की एक लहर महसूस की। यह आदमी उस पर बिना शर्त भरोसा करता था और हमेशा उसके पक्ष में खड़ा रहेगा। वह उसे देखने के लिए मुड़ी और उसकी आंखों की चमक से आकर्षित हो गई। # तारांकन मुरोंगनी की बेबसी और एक कड़क चेतावनी तारांकन। हालांकि मुरोंगनी फिर से जोर से चीखी और छटपटाने लगी, जिससे उन दोनों के बीच का वह खास पल बाधित हो गया। मैं नहीं जा रही, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे नीचे उतारो। लावण्या राठौर ने ठंडेपन से कहा, मिस मुरोंग, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हालांकि तुम्हारे कपड़े क्लाउड सिल्कवॉर्म से बुने गए हैं जो साधारण कपड़ों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, हालांकि चाहे कुछ भी हो, यह अभी भी एक कपड़ा ही है। अगर तुम इसी तरह छटपटाती रही तो यह फट सकता है और तुम बिना कपड़ों के नंगी हो सकती हो। जब मुरोंगनी ने यह सुना तो वह कांप उठी और उसके बाद 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। हाँ, अगर उसके कपड़े फट गए तो वह पूरी तरह से बेपर्दा हो जाएगी। लीमोइन के अलावा यहाँ 4 अन्य पुरुष भी थे। मुरोंगनी ने उस आदमी को जिससे वह इतने लंबे समय से गुप्त रूप से प्यार करती थी, ऐसा अपमानजनक नज़ारा दिखाने के बारे में सोचा तो उसका आत्मविश्वास टूट गया। इसके अलावा इस बात को भी जोड़ लें कि लीमोइन को उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन वह लावण्या राठौर के प्रति इतना कोमल था। व्यवहार में ये घृणित अंतर सच में उसे खून की उल्टी करने पर मजबूर कर रहा था। उसकी सुंदर बड़ी आंखें अब तक लाल हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसके पास उसकी इस घृणित मंगेतर को हराने का कोई तरीका नहीं था। लीमोइन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह लावण्या राठौर को स्नेहपूर्वक अपने साथ आगे ले गया, जबकि मोई, मोएर और मोसान उनके पीछे पीछे अपनी मंजिल की ओर चलते रहे। केवल लुओ जियुन पीछे रुका और उसने मुरोंगनी के लिए खंजर निकालने में मदद की। मुरोंगनी के पैरों का आखिरकार जमीन को छूना आसान नहीं था। हवा का एक ठंडा झोंका गुजरा और वह ठंड से कांप उठी। एक पल बाद उसने देखा कि उसके कपड़े बहुत पहले ही कटकर छलनी हो चुके थे और कई जगहों से उसकी गोरी त्वचा दिखाई दे रही थी। उसे अचानक बहुत शर्म और अजीब महसूस हुआ और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। यूली, वह लोमड़ी राक्षसी जिसने मेरे वरिष्ठ भाई को बहकाया है। तुम सच में बहुत हदों को पार कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लुओ जियुन ने त्योरियां चढ़ाईं। कनिष्ठ बहन, क्या तुम्हारा अभी मन नहीं भरा?
क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई कुछ नहीं देख पाया? इस बार निश्चित रूप से तुमने ही शुरुआत की थी, है ना? तुम, पांचवें भाई, तुम भी मेरी तरफ नहीं हो। मुरोंगनी की आंखें नम थीं, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके शिष्यों के बीच सबसे अच्छे स्वभाव वाला भाई भी उसे इस तरह फटकारेगा। हैश 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 तारांकन, तर्क और ईर्ष्या का टकराव। तारांकन, यह इस बात का मामला नहीं है कि कौन किसकी तरफ है, बल्कि यह बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। लुओ जियुन आह भरे बिना नहीं रह सका। भाभी की साधना तुमसे काफ़ी कम है, वह तुम्हें उकसाने की पहल क्यों करेंगी? इसके अलावा अगर वह सच में तुम्हें परेशान करना चाहती हैं तो उन्हें बस वरिष्ठ भाई से शिकायत करनी है। उन्हें इतना बड़ा जोखिम उठाने और इसे खुद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसी भाभी? वह वरिष्ठ भाई के योग्य नहीं है, मुरोंगनी ने झिड़कते हुए कहा। लुओ जियुन ने उत्तर दिया, वह योग्य है या नहीं, ये कहना हमारा काम नहीं है। चूंकि वरिष्ठ भाई ने फैसला कर लिया है तो हमें बस उनके फैसले का सम्मान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उसकी प्रतिभा भी बहुत बुरी नहीं मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने तुम्हें अच्छे से समझ लिया है। तुम तो बस उसी दिशा में बह रहे हो जिधर की हवा है। चूंकि तुम मेरी मदद नहीं करने वाले हो तो बस यहाँ से चले जाओ। चाहे कुछ भी हो, मैं वरिष्ठ भाई को उस उल्टा द्वारा और गुमराह नहीं होने दूंगी। मुरोंगनी ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उनका पीछा करने के लिए मुड़ी। हैश 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 तारांकन, अतीत का कर्ज और लिमोइंग का स्वभाव। तारांकन, तुम रुको। लुओ जियुन ने उसे वापस खींचा। वरिष्ठ भाई को और परेशान करने मत जाओ, अगर वह सच में गुस्सा हो गए तो वह किसी पारिवारिक रिश्ते को भी नहीं पहचानेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने उन्हें हत्या करते हुए कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं उनके गुरु की बेटी हूं, वह बस मुझे डरा रहे हैं, वह सच में मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। मुरोंगनी ने अपनी ठोडी को दृढ़ता से ऊपर उठाया। वह इस तथ्य को लेकर बहुत आश्वस्त थी। याद करें तो अगर उसके पिता ने लिमोइंग की प्रतिभा को नहीं पहचाना होता, जो उस समय ठंडे महल में मरने के लिए छोड़ा गया केवल एक परित्यक्त और बीमार राजकुमार था, तो वह वर्षों पहले ही मर चुका होता। ये भी कहा जा सकता है कि उसके पिता मुरोंग कैंगहुई लिमोइंग के लिए एक पिता के समान थे। लिमोइंग का व्यक्तित्व भले ही ठंडा हो, हालांकि भले ही वह कुछ न कहे, लेकिन उसके कार्यों से ये देखा जा सकता था कि वह मुरोंग कैंगहुई का बहुत सम्मान करता था। वह हमेशा मुरोंग कैंगहुई की इच्छाओं को सुनता था और उनकी दो बेटियों के प्रति अधिक उदार रहता था। हे भगवान, तुम भूल जाओ, चाहे जो भी हो, मेरी वरिष्ठ भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। मेरे साथ संप्रदाय वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ो, मैं नहीं छोड़ रहा। वे दोनों इसी गतिरोध में फंसे रहे। हैश 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 तारांकन, एक चालाक बहाना और मुरोंगनी की उड़ान। तारांकन, लुओ जियुन की साधना उससे अधिक थी और उसके रास्ते में खड़े होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सकती थी। मुरोंगनी ने अपने निचले होंठ को काटा और अपनी बड़ी आंखों से उसे देखा। पांचवें भाई, मैं गलत थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब यूली के साथ और कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। लेकिन वरिष्ठ भाई, जिस जगह जाना चाहते हैं वह तारांकन, तारांकन, डार्क मून फॉरेस्ट, तारांकन, तारांकन के बहुत अंदर है और यह खतरों से भरा है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। तुम भी जानते हो कि मेरी क्षमताओं के साथ मैं निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी मदद हूँ। लुओ जियुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये सच है, ये लड़की यहाँ एक विशेष क्षमता वाली भी तो थी। तारांकन, अगर उसकी विशेष क्षमता नहीं होती तो वरिष्ठ भाई उसे कभी अपने साथ नहीं लाते। अगर वे बस इसी तरह चले जाते तो क्या वे लिमोइंग के समूह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जबकि वह अभी भी झिझक रहा था और गहरी सोच में था, मुरोंगनी ने उसके ध्यान भटकने पर इस अवसर का लाभ उठाया और चुपके से उसके पास से निकलकर आगे की ओर उठ भाग गई। मुरोंगनी से छुटकारा पाने के बाद वे जंगल में और गहराई तक बढ़ते गए और तारांकन, तारांकन, आंतरिक क्षेत्र, तारांकन, तारांकन की ओर जाने लगे। लावण्या राठौर अपने रास्ते में रुक गई क्योंकि उसने अपना सिर पीछे घुमाया और देखा। वहां मुरोंगनी का नामो निशान तक नहीं था। लिमोइंग ने देखा कि वह उसके साथ कदम नहीं मिला पा रही है और उसने पीछे मुड़कर चिंता के साथ पूछा, क्या हुआ? लावण्या राठौर ने उसे देखा और पलकें झपकाईं। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि अभी क्या हुआ था? ये सब कैसे हुआ? लिमोइंग ने बहुत ही स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, मुझे भले ही न पता हो कि क्या हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम ऐसी व्यक्ति हो जो दूसरों के साथ बेवजह लड़ाई मोल लेने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगी। निश्चित रूप से नी एव ने ही तुम्हें उकसाया होगा। चूंकि उसने शुरुआत की थी तो वह पीटे जाने की हकदार है। लावण्या राठौर खुद को रोक नहीं पाए और उसके होंठ मुड़ गए जब वह आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराए। लिमोइंग, क्या किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम बहुत पक्षपाती इंसान हो? नहीं, मैं केवल तुम्हारे प्रति ही पक्षपाती हूँ। लेकिन अगर तुम सच में प्रभावित हुई हो तो धन्यवाद के रूप में तुम मुझे एक चुंबन दे सकती हो। लिमोइंग ने उसे अपनी सम्मोहन भरी आंखों से देखा और उसका चेहरा उसके और करीब आता गया, यह कोशिश करते हुए कि वह खुद उसे एक चुंबन दे दे।
लेकिन हाय, लावण्या राठौर उसके इस जाल में नहीं फंसी और उसे एक जानलेवा घूर देते हुए तेजी से मुई के पीछे भाग गई। तारांकन मुई की दुविधा और एक रहस्य का संकेत तारांकन। जब मुई ने उसे देखा तो उसके भाव थोड़े अजीब हो गए, वह कुछ बार पीछे मुड़ा था, हर बार ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता था लेकिन वह रुक गया। लावण्या राठौर को लगा कि वह अजीब व्यवहार कर रहा था लेकिन उसने न पूछने की जिद पकड़े रखी और उसे देखने में आनंद महसूस कर रही थी। जब भी वह खुद को रोकता तो ऐसा लगता जैसे उसके भीतर कोई बड़ा युद्ध चल रहा हो। ये उसके लिए बहुत मज़ेदार था और उसके मनोरंजन का अपना तरीका था। अंततः मोई इसे और अधिक नहीं रोक सका। मालकिन, खांसते हुए, नहीं, मेरा मतलब है तारांकन तारांकन, तीसरी साहिबा तारांकन तारांकन। जब उसने उसे खतरनाक तरीके से अपनी आंखें सिकुड़ते देखा तो उसने जल्दी से उसे बुलाने का तरीका बदल दिया। वह ये है कि, तीसरी साहिबा, कृपया मिस मुरोंग से बहस न करें। उसका व्यक्तित्व ढीठ है, क्योंकि हमारे संप्रदाय के गुरु उस पर बहुत प्यार लुटाते हैं। हालांकि इस तारांकन डार्क मून फॉरेस्ट तारांकन में उसकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उसे इस तरह वापस जाने देंगे तो मुझे डर है कि हम किसी खतरे में पड़ सकते हैं। बस करो। मोई अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ली मोइंग ने बीच बचाव किया। तुम्हें ली एयर के सामने इतना शोर मचाने की अनुमति किसने दी? इस स्वामी के फैसले में तुम्हारा दखल कब से होने लगा? मोई चुप रहा। तारांकन मुरोंगनी की प्रासंगिकता और लावण्या का तर्क तारांकन। हालांकि इसने लावण्या राठौर की जिज्ञासा को जगा दिया और उसने उसकी आस्तीन खींचते हुए पूछा, उसके पास ऐसी कौन सी क्षमता है जो इतनी खास है? कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, ली मोइंग ने उत्तर दिया। लावण्या राठौर ने अपनी भौहें उठाईं और जोर देते हुए कहा, वास्तव में, यदि वह सच में महत्वपूर्ण है तो ये ठीक है यदि तुम उसे हमारे साथ जुड़ने दो। वैसे भी सबसे महत्वपूर्ण बात तारांकन प्रोफाउंड लूनर जेड तारांकन खोजना है। वैसे भी मैं बस उसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ और बेवकूफ़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी किसी भी योजना को प्रभावित नहीं करना चाहती। ये सच में महत्वपूर्ण नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम नाखुश हो। लावण्या राठौर ने उत्तर दिया, मैं नाखुश नहीं होंगी। अगर मुरोंगनी उनका अनुसरण करती है तो नाखुश होने वाली व्यक्ति खुद मुरोंगनी ही होगी। ऐसे अनियंत्रित, अपने ही ख्यालों में खोए रहने वाले, घमंडी लेकिन नासमझ लोगों से निपटने के लिए लावण्या राठौर के पास कई तरीके थे। उसे बस इस बात का डर था कि मुरोंगनी रोते हुए घर भाग जाएगी। हालांकि ली मोइंग अपने रुख पर दृढ़ रहा और लावण्या राठौर ने उसे और अधिक नहीं मनाया। तारांकन रात का पड़ाव और एक जिद्दी वापसी तारांकन। जैसे ही शाम करीब आए, वे एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचे और वे अपना शिविर स्थापित करने की तैयारी करने लगे। रात के समय डार्क मून फॉरेस्ट सबसे खतरनाक होता था। रात में जंगल में सभी प्रकार के शक्तिशाली जादुई जानवर घूमा करते थे। यहाँ तक कि ली मोइंग जैसे व्यक्ति को भी अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ता था। उन्हें सूरज ढलने से पहले जो भी समय मिलता था उसका उपयोग आवश्यक तैयारी करने के लिए करना पड़ता था। जैसे ही मोएर और मोसान ने तंबू लगाना शुरू किया, दो आकृतियां उनके पास आईं, एक भाग रही थी और दूसरी पीछा कर रही थी। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। जब उसने ली मोइंग को देखा तो मुरोंगनी का चेहरा चमक उठा और वह दौड़कर उसके पास गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं कहा था? ली मोइंग ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं। जियुन, क्या तुम अपना दिया हुआ इतना छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर सकते? लुओ जियुन के लिए आखिरकार उन तक पहुंचना आसान नहीं था। मुरोंगनी की साधना उसके शरीर पर अधिक केंद्रित थी, जबकि लुओ जियुन ताकत पर अधिक केंद्रित था, इसलिए वह गति के मामले में उससे नहीं जीत सकता था। उसने यहाँ तक उसका पीछा किया था और अब ली मोइंग द्वारा फटकारे जाने पर वह पूरी तरह से शिकायतों से भरा हुआ था। वरिष्ठ भाई, कनिष्ठ बहन, ने पीछे आने की जिद पकड़ ली थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ली मोइंग ने उसे ठंडी नज़र से देखा और मुरोंगनी को देखने के लिए मुड़ा। मुरोंगनी हमेशा से बिगड़ी हुई और अनियंत्रित रही थी, लेकिन मुरोंग कैंगहुई के कारण उसने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया था। हालांकि आज उसने वास्तव में उसकी तारांकन छोटी लोमड़ी तारांकन पर अपने कोड़े से हमला कर दिया था। अगर वह अभी एक कदम भी लेट हो जाता तो उसकी छोटी लोमड़ी की नाजुक त्वचा पर निश्चित रूप से एक खूनी लाल कोड़े का निशान बन गया होता। बस ये सोचकर ही वह उग्र हो गया। अगर यह कोई और होता तो वह सीधा दौड़कर उसे मार डालता, लेकिन उसने केवल उसे एक तरफ धकेल दिया था और अपना सारा धैर्य खर्च करके संयम बरता था। तारांकन मुरोंगनी का झूठा माफीनामा तारांकन। मुरोंगनी ने यहाँ आते समय इसके बारे में सावधानी से सोचा था। ली मोइंग को और अधिक क्रोधित करने और उसके द्वारा वापस जाने के लिए मजबूर होने से बचने के लिए इस बार वह अपने गुस्से को नियंत्रित करेगी और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का नाटक करेगी। वह यहाँ रहने के सभी तरीकों और साधनों के बारे में सोचने के लिए अपना दिमाग खपा रही थी, बाकी सब बाद में देखा जाएगा।
वह धीरे धीरे अपने समय का इंतजार करेगी और उन्हें अलग करने के अवसर की प्रतीक्षा करेगी। इसी विचार के साथ उसने अपनी आवाज़ को नर्म करते हुए दयनीय दिखने की पूरी कोशिश करते हुए अपना सिर झुका लिया। वरिष्ठ भाई, मैं गलत थी। मुझे मिस यू के साथ नहीं लड़ना चाहिए था। हालांकि वह बातों में अच्छी नहीं है और उसकी साधना भी इतनी कम है। मैं उसके खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं रखूंगी। तारांकन लुओ जियुन का बीच बचाव। तारांकन कनिष्ठ बहन। जब लुओ जियुन ने माफ़ी मांगने का उसका कमज़ोर प्रयास सुना, लेकिन फिर भी उसने सारी जिम्मेदारियां लावण्या राठौर पर डाल दी, तो उसे समझ नहीं आया कि वह और क्या कहे। लेकिन ये देखकर कि ली मोइन के भाव गहरे और गहरे होते जा रहे थे, उसने जल्दी से उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कड़वाहट से स्थिति को बचाने की कोशिश करते हुए बीच में ही कहा, वरिष्ठ भाई, यहाँ आते समय कनिष्ठ बहन ने मुझे बताया था कि वह भाभी के साथ और कोई विवाद खड़ा नहीं करेगी। मैं भी उस पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार रहूंगा। कृपया हमें यहाँ रहने दें। जल्द ही अंधेरा होने वाला है और तारांकन आंतरिक क्षेत्र तारांकन बहुत खतरनाक है। हमारा दल बहुत छोटा है, इसलिए चाहे जो भी हो, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। कनिष्ठ बहन एक तारांकन सेकेंड रैंक अरे मास्टर तारांकन दूसरे दर्जे की अरे मास्टर है और वह इस दल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए कृपया उसके खिलाफ इसे दिल पर न लें। तारांकन एक दुर्लभ पेशे का खुलासा। तारांकन। जब लावण्या राठौर ने यह सुना तो उसके होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। तो पता चला कि यह मुरोंगनी एक अरे मास्टर थी। तारांकन। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी बेशर्मी से घमंडी थी। उसे विश्वास था कि उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और ली मोइन को निश्चित रूप से उसकी मदद की आवश्यकता होगी और वह उसे दूर नहीं भगाएगा। अरे मास्टर तारांकन सोआरिंग हेवंस कॉन्टिनेंट तारांकन में एक और उच्च प्रोफाइल पेशा था। वे न केवल हमलों और बचाव को बढ़ाने के लिए अस्त्रों पर व्यूह उकेर सकते थे, बल्कि अधिक कुशल लोग अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए गोलियों पर भी व्यूह उकेर सकते थे। बेशक, अरे मास्टर्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये थी कि वे युद्धों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण थे। वे युद्ध के दौरान योद्धाओं का समर्थन करने के लिए व्यूहों की व्यवस्था कर सकते थे। उच्च रैंक वाले तो उन बड़े संप्रदायों की तरह बड़े रक्षात्मक व्यूहों में भी सहायता कर सकते थे जिनके पास अपना तारांकन माउंटेन गार्डियन अरे तारांकन था। कुछ उच्च शक्ति वाले व्यूह भी थे जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे। एक बार सक्रिय होने पर उनके पास राज्यों को नष्ट करने की भी शक्ति होती थी। हालांकि इस प्रकार के व्यूह समय के उतार चढ़ाव के साथ बहुत पहले ही खो गए थे, फिर भी समर्थन के साधन के रूप में व्यूह की अत्यधिक मांग थी क्योंकि यह बहुत व्यवहारिक और उपयोगी था। एक अरे मास्टर बनने के लिए किसी के पास बहुत मजबूत मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए क्योंकि इसमें विश्लेषणात्मक पहलुओं के कई रूप थे। यही कारण था कि ये बनना उतना ही दुर्लभ था जितना कि किसी तारांकन अल्केमिस्ट तारांकन या तारांकन आर्मामेंट मास्टर तारांकन को खोजना। मुरोंगनी केवल 16 वर्ष की थी लेकिन वह पहले से ही एक सेकंड रैंक अरे मास्टर थी और यह वास्तव में उसकी प्रतिभा को दर्शाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे खुद पर इतना गर्व था। लुओ जियुन, जिसने गांटर बनने का वादा किया था, के अलावा मुवी और बाकी लोगों ने भी वादा किया था अधीनस्थों के रूप में। हालांकि उन्हें ली मोइन की ताकत पर भरोसा था, फिर भी उन्हें चिंता थी कि अगर वह एक पल के लिए भी लापरवाह हो गए तो उन्हें चोट लग सकती है और वे उस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाएंगे। टीम में एक तारांकन अरे मास्टर तारांकन व्यूह रचनाकार का होना एक अतिरिक्त आश्वासन होगा। अंत में मुरोंगनी को इस शर्त पर रुकने की अनुमति दी गई कि उसे लावण्या राठौर से माफ़ी मांगनी होगी और लुओ जियुन को उसकी हर हरकत पर नज़र रखने के लिए उसकी परछाई बनकर रहना होगा। हालांकि मुरोंगनी अनिच्छुक थी, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि वह लावण्या राठौर के सामने खड़ी थी और लंबे समय तक विचार करने के बाद उसने कहा, युवा बहन यूली मुझे माफ़ कर दो, मैं पहले बहुत आवेगी हो गई थी। कृपया मुझे क्षमा करें। जब तक उसने ये पूरा वाक्य बोला, उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। एक बड़े संप्रदाय के कुलपति की बेटी के रूप में उसे कभी भी बाहरी लोगों के सामने अपना सिर नहीं झुकाना पड़ा था, और वह भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, बल्कि वह नफरत करने लायक लोमड़ी राक्षसी थी जिसने ली मोइन को चुरा लिया था। तारांकन मुरोंगनी का गुस्सा और लावण्या का पलटवार। तारांकन। लावण्या राठौर उसे देखकर मुस्कुराई लेकिन चुप रही। मुरोंगनी ने सोचा था कि उसने एक कचरे से माफ़ी मांगकर पहले ही उसे बहुत सम्मान दे दिया है और लावण्या राठौर को खुश होना चाहिए और बदले में उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से चीज़ें दिख रही थीं, ऐसा लग रहा था कि लावण्या राठौर अभी भी झिझक रही थी और उसकी माफ़ी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। छोटी ई, इसका क्या मतलब है? मैंने तुमसे पहले ही माफ़ी मांग ली है, क्या तुमने सुना नहीं? मुरोंगनी गुस्से में जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। लावण्या राठौर ने उस पर एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेरी। क्या तुम माफ़ी नहीं मांग रही हो? तुम अभी भी मुझ पर इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ?
मैं केवल तारांकन, ची प्रोफाउंड रेल्म, तारांकन में हूँ। तुम्हारे द्वारा चिल्लाए जाने से मेरी तो जान ही निकल सकती है। अगर मैं डर गई तो तुम्हारे तारांकन वरिष्ठ भाई तारांकन फिर से गुस्सा हो जाएंगे। तुम, ये लोमड़ी राक्षसी, तुम वरिष्ठ भाई को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही हो। तस्क तस्क तस्क, यहाँ देखो, तुम फिर से शुरू हो गई। थोड़ा सा बोलने के बाद तुम फिर से लोगों को डांट रही हो। इतनी कमज़ोर माफ़ी जो इतनी बेईमान है, तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि लोग इसे स्वीकार करेंगे? तुम, मुरोंगनी उस पर वापस चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन उसके शब्द सुनने के बाद उसके पास खुद को शांत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सहन करो, सहन करो, सहन करो तारांकन। उसे इस बड़ी योजना को खराब न करने के लिए इस छोटी चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ा। अगर ली मोइंग अभी गुस्सा हो गया तो वह निश्चित रूप से उसे बांधकर वापस भेज देगा। मुरोंगनी ने अपने दांत पीसे और एक बार फिर माफ़ी मांगने के लिए खुद को मजबूर किया। मुझे खेद है, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए पूरी तरह से ईमानदार हूँ। लावण्या राठौर ने अपने कंधे उचकाए। तुम ईमानदार हो या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा मुंह कह रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ कुछ शब्दों से तुम पर विश्वास कर लूंगी? # तारांकन तंबू लगाने की तैयारी और मुरोंगनी की मनहूस सोच। तारांकन। मुरोंगनी का चेहरा हर गुजरते पल के साथ लाल होता जा रहा था। वह उसे वहीं पीटने के लिए बेताब थी। लावण्या राठौर बड़े संप्रदाय की इस कीमती कुलीन महिला के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी थी और उसने लुओ जियुन की ओर सिर हिलाया। फिर वह मुली और तंबू लगाने में मुयी और बाकी लोगों की मदद करने के लिए चली गई। पूरी तरह से नज़रअंदाज किए जाने के बाद मुरोंगनी गुस्से से उबल रही थी। खुद को शांत करने के लिए उसे कुछ गहरी सांसें लेनी पड़ी और आखिरकार वह उस आग पर काबू पाने में कामयाब रही जो उसके भीतर धधक रही थी। भूल जाओ, अभी सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ रुकना है। तारांकन, जहाँ तक इस लोमड़ी राक्षसी का सवाल है, उसे लगा कि उसके पास वरिष्ठ भाई का समर्थन है तो वह ठीक रहेगी। इतनी कम साधना के साथ तारांकन डार्क मून फॉरेस्ट तारांकन में इतनी गहराई तक जाना किसी भेड़ के भेड़ियों की मांद में प्रवेश करने के समान था। हो सकता है वह जिंदा डार्क मून फॉरेस्ट से बाहर भी न निकल पाए। अपने दिल में लावण्या राठौर को शातिर तरीके से कोसने और लावण्या राठौर को खतरनाक नज़र से घूरने के बाद मुरोंगनी मुड़ी और चली गई। एक साथ मिलकर काम करते हुए 3 तंबू जल्दी से लगा दिए गए। लुओ जियुन खुशी से मुस्कुराया। सब हो गया, बाकी सब आप पर निर्भर है। तारांकन कनिष्ठ बहन तारांकन। यहाँ डार्क मून फॉरेस्ट में रात में कई तारांकन जादुई जानवर तारांकन दुबके रहते थे और कुछ तंबू बहुत ध्यान आकर्षित करने वाले थे और निश्चित रूप से इन जादुई जानवरों को आकर्षित करेंगे। इसलिए इस समय अरे मास्टर के चमकने की बारी थी।